हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज टंडन। स्वागत है आपका अपना चैनल गुड मॉर्निंग भारत में। फ्रेंड्स, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और प्यार। फ्रेंड्स, हमने अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी लेकर के आया है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या तो फिर वो जनरल नॉलेज हो। आज भी हम लोग इस वीडियो में कुछ जानकारी देखने वाले हैं। चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको देख लेते हैं। यह आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही इस देशवासियों के लिए भी ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसके बारे में सभी जानकारी को, संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग तिरंगे की। तिरंगा की बात करते हैं तो तिरंगा का जो नाम है वो इसमें उपस्थित 3 रंगों के कारण पड़ा है। ठीक, किसके कारण पड़ा है? तो इसमें उपस्थित 3 रंगों के कारण पड़ा है। कौन कौन से रंग होते हैं? तो कौन कौन से रंग होते हैं? पहला तो रंग है आपका केसरिया। केसरिया रंग है। केसरिया रंग सबसे ऊपर में रहता है, जो कि आपका बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। ठीक, और ये कहाँ रहता है? तो ये सबसे ऊपर में रहता है आपका केसरिया रंग। दूसरा होता है आपका हरा रंग। हरा रंग, ठीक है, हरा रंग है वो सबसे नीचे पाया जाता है और ये देश की हरियाली को बताता है। किसको? देश की हरियाली को। देश की हरियाली को दर्शाता है आपका हरा रंग। और कहां पाया जाता है? तो ये सबसे नीचे पाया जाता है। मध्य में रहता है आपका सफेद रंग। सफेद रंग रहता है मध्य में, जो कि शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है आपका सफेद रंग। शांति का प्रतीक है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। केसरिया रंग जो कि सबसे ऊपर में रहता है, यह बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद जो हरा रंग है सबसे नीचे में रहता है, ये देश की हरियाली को दर्शाता है, देश की हरियाली को बताता है। और तीसरा है आपका सफेद रंग, जो कि मध्य में रहता है और ये किसको बताता है? तो ये आपके शांति का प्रतीक है। इसी श्वेत पट्टी पर आपके पाए जाते हैं अशोक चक्र। क्या पाए जाते हैं? अशोक चक्र। अशोक चक्र उपस्थित रहता है इसी श्वेत पट्टी पर। और इसमें कितनी तिल्लियां पाई जाती है? तो 24 तिल्लियां पाई जाती है। ठीक है, 24 तिल्लियां पाई जाती है आपके अशोक चक्र में, जो किसको दर्शाता है? तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए 24 घंटे अथक प्रयास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए 24 घंटे अथक प्रयास को दर्शाता है अशोक चक्र की जो 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगे को कब अपनाया गया था? अगर आपको ऐसा पूछे तो कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को आपका संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। इसका डिजाइन किसने किया है? निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया है भाई, निर्माण किया है पिंगली वेंकैया ने। और इसके लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या रखा गया है? तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो रखा गया है 3/2। ठीक है, 3:2 रखा गया है इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात। ठीक, और इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार से होनी चाहिए? रेक्टेंगल होनी चाहिए, आयत की तरह होनी चाहिए, आयत की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको ये पूछे कि विदेश में पहली बार झंडा किसने फहराया है, तो किसने फहराया है? भीखाजी कामा ने फहराया है। मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में 1907 में। किसने? भीखाजी कामा। भीखाजी कामा ने फहराया है। कहां? जर्मनी में। जर्मनी में फहराया है। कब? तो 1907 में। ठीक है ना। विदेश में पहली बार झंडा किसने फहराया है? तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया है जर्मनी में 1907 में। अगर आपको ये पूछे कि तिरंगा को पहली बार किसने फहराया है, तो किसने फहराया है? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है 1929 में। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने फहराया है। कब?
1929 में। देखिए 1929 में ये वाला जो तिरंगा है वो दूसरा तिरंगा है ना, ये जो तिरंगा है उसको तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया है, तो ये जो तिरंगा है वो दूसरे तिरंगा है पर तिरंगा ही था, ठीक है ना। और इसको कब फहराया है तो 1929 में फहराया है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ फहराया है तो लाहौर में फहराया है, लाहौर में फहराया है, ठीक है। कहाँ तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर फहराया है आपका 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। रांची का पहाड़ी मंदिर देश का एक अकेला मंदिर है जहां पर आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ठीक है। कौन? रांची का पहाड़ी मंदिर, रांची का पहाड़ी मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आपके राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, ठीक है। आगे है, देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया राष्ट्रीय ध्वज संहिता या भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जो कि तिरंगे फहराने के कानून को बताया गया है कि किस प्रकार से तिरंगा फहराना चाहिए। क्या? भारतीय ध्वज संहिता, ध्वज संहिता, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता जो कि आपके तिरंगे के फहराने का कानून बताता है, नियम बताता है, ठीक है। इसके अनुसार सबसे पहले तो आपका जो तिरंगा है उसको 3/2 का होना चाहिए। किस कौन से अनुपात में होना चाहिए तो 3/2 रेशियो का होना चाहिए और इसकी जो आकृति है वो रेक्टेंगल होनी चाहिए। दूसरा आपका कहता है कि तिरंगे को आपका कॉटन का, सिल्क का या खादी का होना चाहिए। किसका? कॉटन, सिल्क या खादी का, खादी का होना चाहिए भाई। किसका होना चाहिए? कॉटन, सिल्क या खादी का होना चाहिए, ऐसा कहता है आपका राष्ट्रीय भारतीय ध्वज संहिता, ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट, अगर आप तिरंगे को फहरा रहे हैं और जो श्रोता है वो आपके सामने है तो ध्वज है वो आपके दाएं साइड में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहता है आपका भारतीय ध्वज संहिता। कहाँ होना चाहिए तो दाईं ओर होनी चाहिए, दाईं ओर होनी चाहिए, ठीक। आगे है चौथा पॉइंट है, अशोक चक्र में आपकी 24 तिल्लियां होनी चाहिए। कितनी? 24 तिल्लियां होनी चाहिए, तिल्लियां होनी चाहिए, ठीक है। अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां होनी चाहिए तो 24 तिल्लियां होनी चाहिए। आगे है पांचवा है, तिरंगे में कुछ भी छपा या लिखा नहीं होना चाहिए, छपा या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी छपा या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आगे है छठा है, अगर आप ध्वज फहराते हैं उस समय आपके जो ध्वज है वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए, जमीन से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी हालत में आपके जो ध्वज है वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए। आगे है, किसी भी ध्वज को आप राष्ट्रीय ध्वज के बराबर या उससे ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। अन्य ध्वज को तिरंगे के बराबर या ऊपर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसा कहता है भारतीय ध्वज संहिता का कानून, ठीक। चलिए अगला पॉइंट मैं इधर लिख देता हूं। 8वां नंबर का जो अगला पॉइंट है वो क्या है, अगर आपके देश की कोई विभूति है, महान विभूति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय क्या किया जाता है, देश की झंडे को कुछ देर के लिए आपका झुकाया जाता है राष्ट्रीय शोक के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रीय शोक के रूप में आपका उस समय के लिए झुकाया जाता है, लेकिन केवल उसी जगह का ध्वज को झुकाया जाता है जहां पर उस महान विभूति की शव रखी होती है, ठीक है। लिख नहीं रहा हूं। चलिए अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट, अगर कोई सेना शहीद हो जाता है उस समय
उसको तिरंगे से लपेटा जाता है और उसमें जो केसरिया रंग रहता है उसको उस शहीद की सर की ओर रखा जाता है और हरा रंग है उसको उसकी पैर की ओर रखा जाता है। अगला है और इम्पोर्टेंट है, अगर आपके जो तिरंगा है वो कट या फट जाने पर उसको क्या किया जाता है, सम्मान के साथ में जला दिया जाता है या उसको विप्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह था आपका भारतीय ध्वज संहिता का कानून जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जानना सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, साथ ही ये जानकारी आपको सभी तक पहुंचाना है। चलिए एक बार पुनः इस स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।